अस्सलाम वालेकुम। चलें, मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और हमने कुछ बेसिक डिस्कशन करी थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थ्योरी रिलेटेड पार्ट लिखा हुआ है, ज़रा जल्दी से इसको कवर करके फिर हम एक्चुअल मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो हमने इनमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमारे पास नॉर्मल या ट्रेडिशनल कोडिंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई बताएगा कि क्या हमने इसमें डिफरेंस डिस्कस किया था? सही है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि नॉर्मल या ट्रेडिशनल कोडिंग के अंदर हम हर कंडीशन को अपने लिहाज से फिक्स कर दिया करते थे। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज करना पड़ जाए या हमने जिस जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया, अगर उसमें बाद में कोई चेंज देखने को मिल जाए तो फिर क्या होगा, हमें अपनी कोडिंग जाके वापस से चेंज करनी पड़ेगी। जो भी हमने कंडीशंस लिखी हुई है या जो भी हमने फंक्शनैलिटी उसमें लिखी हुई है वो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमने एक मरतबा मॉडल को ट्रेन करवा दिया तो फिर क्या होगा, वो हमारा डेटा के हिसाब से फर्दर अपने आप को ट्रेन करता रहेगा और फिर न्यू कंडीशंस को सीख के उसको वो इम्प्लीमेंट करता रहेगा। सही हो, तो एक तरीके से हार्ड कोडिंग नहीं होती यहाँ पे क्या होता है, मशीन कंटिन्यूसली लर्न करती रहती है डेटा की मदद से। और क्या लर्न करती है, पैटर्न्स को लर्न करती है। असल चीज़ ये क्या लर्न करती है, पैटर्न्स लर्न करती है क्वांटिटीज़ के दरमियान। सही है, तो ये मशीन लर्निंग है और ट्रेडिशनल कोडिंग में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी फर्दर आगे बढ़ेंगे तो उसको देखते हैं। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एमएल, कि कितने टाइप्स के एमएल है हमारे पास। सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, सेमी सुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। सही, सुपरवाइज्ड के अंदर हमने बात की थी कि दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। अच्छा, पहले तो सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली इस तरह की लर्निंग होती है कि हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। मतलब हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं और हम उसको मॉडल को देते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसकी हमने एग्जाम्पल देखी थी कि लेट से हाउसेस के बारे में हमारे पास डेटा मौजूद है। लेट से सिर्फ दो कॉलम्स हैं। ठीक है, एक कॉलम के अंदर हाउसेस के साइज मौजूद है। ठीक है, हाउस साइज है एक कॉलम के अंदर और दूसरे कॉलम के अंदर उसकी प्राइस है। सही, सिर्फ ये दो चीज़ें और हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर किया हुआ है। तो अब क्या होगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई इतना हाउस अगर साइज है, अगर ये हाउस साइज है तो उसकी क्या प्राइस होगी। दो चीज़ें हो गई ना। तो हम इनपुट में हाउस साइज दे रहे होंगे और आउटपुट में उसको क्या सिखा रहे होंगे कि अगर ये वाला हाउस साइज होगा, लेट से कुछ भी हम कंसिडर कर लेते हैं 200 स्क्वायर यार्ड, तो उसकी प्राइस XYZ मतलब एक अमाउंट होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर उसकी हाउस साइज बढ़ जाता है 200 से 300 हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी अमाउंट फिर बढ़ जाएगी। अगर हाउस साइज कम होता है तो कम हो जाएगी अमाउंट। समझ रहे हैं बात को। तो हमने क्या किया, ये दो कॉलम्स का डेटा सिर्फ मशीन को दे दिया, तो मशीन क्या करेगी, अंदर जाके उसके पैटर्न्स को लर्न करेगी। सही है। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कि हमारा जो रियल वर्ल्ड डेटा है ना, वो एक बात समझिएगा, वो ना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं अभी आपको मतलब ये बताऊं कि हमारा जो कॉलम है, दो कॉलम है बस, एक में स्क्वायर है, मतलब एक में स्क्वायर यार्ड है, साइज की बात हो रही है, दूसरे में क्या बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। सही है, तो हमने बहुत बेसिक सा डेटा मशीन को दिया है लर्न करने के लिए। ठीक है, हालांकि आपको मालूम है कि अगर एक लेट से कोई रोड का हाउस है, ठीक है, जैसे ये हमारा रोड चल रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई हाउस परचेज करता है तो रिलेटिवली यहाँ की प्राइस क्या होगी, हाई होगी। लेट से 200 स्क्वायर यार्ड की हम कंसिडर कर लेते हैं, तो रोड फेसिंग हाउस की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू द स्ट्रीट हाउस। अगर किसी हम गली में चले जाते हैं, ठीक है, तो उस हाउस की प्राइस हमें कम देखने को मिल रही होगी और जो रोड वाले हाउसेज हैं उनकी प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। तो हमने ये चीज़ तो मशीन को नहीं दी ना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड डेटा जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी पैरामीटर्स उस पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। अब लेट से अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि लेट से हम इसी रोड को कंसिडर करते हैं और इसमें दो हाउसेस हैं, एक नॉर्मल मतलब कॉर्नर का नहीं है और एक कॉर्नर का है। ठीक है, तो और दोनों के साइजेस सेम है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि किस हाउस की प्राइस ज़्यादा होगी, कॉर्नर वाले की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब हम इसको ये भी डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। मेरी बात समझ रहे हैं। हालांकि इन तमाम फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, इन तमाम फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है प्राइस पे। सही है, लेकिन हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, बहुत जनरल सा डेटा उठा के मशीन को दे रहे हैं
सही है। तो मशीन क्या करेगी, मशीन अपने लिहाज से उस डेटा में जाके पैटर्न्स को तलाश करेगी और जाके वो चीज़ों को लर्न कर देगी। ठीक है, अब एक सिनेरियो समझे, लेट से मैंने 200 स्क्वायर यार्ड की कीमत बताई, लेट से 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड की एक मतलब लेट से हम इसी रोड की बात कर लेते हैं, कितनी प्राइस आ रही है, 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब बात समझिएगा, अगर मेरे पास हाउस साइज कम है, लेट से 150 स्क्वायर यार्ड का हो गया, और अगर उसकी प्राइस और ज़्यादा देखने को मिल रही है, सही है, लेट से 4 करोड़ आ रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना पॉसिबल कि रैंडम डेटा होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा हमेशा कि हाउस साइज बढ़ेगा तो ही प्राइस बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हाउस साइज कम हो तो फिर भी प्राइस क्या हो रही हो, ज़्यादा गई भी हो। ठीक है, अब मशीन को तो इसके पीछे का फैक्टर्स नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अच्छा यार अगर इसका हाउस साइज कम है और अगर इसकी प्राइस नॉर्मल वाले हाउसेस से भी ज़्यादा है, मतलब एक बड़ा हाउस है उसकी प्राइस 2 करोड़ है, एक छोटा हाउस है 150 स्क्वायर यार्ड का उसकी प्राइस आ रही है 4 करोड़। तो अब हम खुद से बैठ के यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हो सकता है या तो वो कॉर्नर का हो, एक हो सकता है पैरामीटर जो उस पर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि लेट से चलो मान लिया कॉर्नर का नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई 150 वाला बहुत अच्छा बना हुआ हो, ठीक है, वेल फर्निश्ड और लग्जरी हाउस हो, ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि मशीन जो डेटा से लर्न करेगी ना वो 100% करेक्ट नहीं होता, 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ एरर के चांसेस रहते हैं। सही है, बात समझ आ रही है मेरी। तो लेकिन खैर होता क्या है, मशीन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए पीछे एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छी अपनी लर्निंग कर लेती है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उस डेटा को मैच भी करते हैं कि हमने उसको जो साइजेस बताए थे, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को अपने पास रखते हैं। ठीक है, जो ऐसा डेटा मतलब जिस डेटा पर हमने इसकी ट्रेनिंग करवाई होगी ना उसमें से कुछ डेटा निकाल कर हम अपने पास रख लेंगे और टेस्ट करेंगे, और हमारे पास एक्चुअल डेटा की प्राइसेस होंगी, मतलब एक्चुअल डेटा मौजूद होगा, रियल डेटा मौजूद होगा। तो हम चेक करेंगे कि वाकई में अगर लेट से मैंने अब उसको 400 स्क्वायर यार्ड का हाउस मालूम करने के लिए बोला, ठीक है, तो वो प्राइस क्या बताती है, मशीन लर्निंग ने जो मतलब अपने ट्रेनिंग करी है वो हमें क्या बताएगी, तो हम क्या करेंगे उसके बताए हुए प्राइस को अपने प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। सही है, तो लाजमी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बताए, ठीक है, कुछ परसेंट हमें एरर देखने को मिल सकता है। थोड़ी बात समझ आ रही है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग होती है कि हम इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सही है, और फिर वैलिडेशन या उसको चेक किस तरह से करते हैं, टेस्ट किस तरह से करते हैं, हमें कुछ डेटा अपने पास ऑलरेडी रखा हुआ होता है और फिर हम क्या करते हैं उसी डेटा की रियल वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, हम मशीन से भी मालूम करते हैं, मतलब मशीन लर्निंग जो उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है मशीन ने, कंप्यूटर ने, तो हम उससे ही मालूम करते हैं कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है, हमें फिर उसको मैच करने पे पता चलता है कि उसमें कितना एरर है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जो प्राइस है वो कम है लेकिन मशीन मतलब कंप्यूटर मुझे क्या बता रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस बता रहा है। सही है, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी प्राइस वही एक फिक्स वैल्यू है लेकिन कंप्यूटर मुझे उससे कम प्राइस बता रहा है कि भाई अगर आपको 400 स्क्वायर यार्ड का हाउस लेना है तो उसकी प्राइस ये होगी, और वो जो प्राइस है जो कंप्यूटर मुझे बता रहा है वो मेरी एक्चुअल प्राइस से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है प्राइस और कम भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सुपरवाइज के अंदर ना हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं या दो तरह के एल्गोरिथम्स हमें देखने को मिलते हैं, एक है रिग्रेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन। अब ये रिग्रेशन क्या होता है, देखिए आपने जब भी कोई प्रॉब्लम देखनी है ना तो आपने ये सोचना है कि उस प्रॉब्लम का जो आउटपुट है, उस प्रॉब्लम का जो आउटपुट है वो न्यूमेरिक आउटपुट है या वो क्या बोलना चाहिए स्ट्रिंग आउटपुट है। ठीक है, दोबारा जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो आउटपुट है, सही है, वो आपका न्यूमेरिक है या नॉर्मल टेक्स्ट है। सही है, तो उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सही, अब एग्जाम्पल देखते हैं, लेट से मैंने दो कॉलम्स लिए, मतलब एक डेटा सेट लिया उसमें दो कॉलम्स हैं, एज और हाइट। सही है, तो मेरे पास क्या डिफरेंट लोगों की एज मौजूद है मेरे पास और उनके अगेंस्ट मतलब एज के अगेंस्ट उनकी हाइट मौजूद है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जितना बड़ा बंदा होगा, मतलब नॉर्मली हम ये इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी ही हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-4 साल का लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब एक एज का पैरामीटर रहता है, ऑल्दो कि कहीं पर जाके ये चीज़ फेल भी हो जाती है क्योंकि कम उम्र, जैसे अगर कोई 12-15 साल का है तो उसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है,
ठीक है, और हो सकता है कि 40-50 साल कोई आदमी है, उसकी एज उसकी हाइट उससे कम हो, कम उम्र वाले से, सही है। तो ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली या यूजुअली क्या होता है कि एज के साथ साथ हाइट बढ़ती है, सही है। तो मैंने क्या दिया, मैंने उसको डिफरेंट एज के अगेंस्ट डेटा दिया हाइट्स का, सही है, और उसकी ट्रेनिंग करा दी। अब दोनों मौजूद है ना, इनपुट और आउटपुट, मैं उसको एज इनपुट में दे रहा हूँ और आउटपुट में क्या बता रहा हूँ, हाइट बता रहा हूँ उसको कि भाई ये हाइट होगी, सही, और हमारे डेटा में वेरिएशंस मौजूद होंगी बिल्कुल डेफिनेटली, तो उसकी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो मेरा आउटपुट है, उस आउटपुट के अंदर कोई नंबर है या टेक्स्ट है, किस तरह का मेरा आउटपुट है, मतलब जिस पे मैं उसको बता रहा हूँ भाई एज ये है तो आउटपुट ये होगा उसका, मतलब उसकी हाइट ये होगी, सही है। मैंने उसको ट्रेनिंग करा दी इस तरह के डेटा पर। अब मैं उसको बोलूँगा लेट से मुझे बताओ कि लेट से किसी की एज है 51, तो उसकी हाइट क्या होगी, तो मुझे बताएगा ना कंप्यूटर, मुझे मशीन बताएगी कि उसकी हाइट क्या होगी, तो वो मुझे आउटपुट किस तरह का देगी, न्यूमेरिक देगी, सही है। तो जब भी आप इसको मतलब टू वेज में देख सकते हैं कि आप आउटपुट क्या दे रहे हैं, अगर वो न्यूमेरिक है तो डेफिनेटली आपको आंसर भी किस तरह का मिलेगा, आउटपुट भी मतलब आपको जो रिटर्न में आंसर मिलेगा वो भी न्यूमेरिक मिलेगा, सही है। तो ऐसा मतलब ऐसा सिनेरियो जिसमें आपका आउटपुट आपको न्यूमेरिक मिलने वाला है, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्या बोलता हूँ उसको, रिग्रेशन बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई जल्दी से बताएं। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल है, लेट्स से सैलरी और एक्सपीरियंस। अब लेट से एक्सपीरियंस एक कॉलम है, उसमें ईयर्स वाइज डेटा मौजूद है हमारे पास। लेट से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी एक एक्स अमाउंट है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उसकी एक सैलरी अमाउंट है, ठीक है। इस तरह का हमने डेटा दे दिया, और फिर जब हम इससे ट्रेनिंग कराने के बाद इसको बोलेंगे अच्छा आप मुझे बताओ कि लेट से अगर किसी का 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सही है, तो अब बताओ कि उसकी सैलरी क्या होगी, तो मुझे आउटपुट किस तरह का मिलने वाला है, न्यूमेरिक। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हम इस पर रिग्रेशन के ही एल्गोरिदम्स लगाएंगे। समझ आ रही है यहाँ तक बात? अच्छा, अब दूसरा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। दूसरी टाइप क्या है सुपरवाइज्ड लर्निंग की, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है ना वो न्यूमेरिक नहीं होगा, वो टेक्स्ट आउटपुट होगा। क्या मतलब, हाँ सॉरी, हाँ अल्फाबेटिकल बोल सकते हैं। ये आपको भी आइडिया लगा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से कि मैंने ना मशीन लर्निंग करवाई, मैंने बहुत सारा डेटा दिया, मशीन को लर्न करवाया उसको कि भाई लेट से मैंने दो कॉलम्स लिए, टेम्परेचर का और रेन का, ठीक है, टेम्परेचर का और रेन का। लेट से मैंने कहा भाई टेम्परेचर है लेट से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रेन 0, मतलब नहीं है, रेन हो ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने और टेम्परेचर मतलब डिफरेंट तरह के टेम्परेचर देता गया, मैंने 40 दिया, फिर उसमें 9 बता दिया। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अचानक से आपको मालूम होगा गर्मियों में बारिश हो जाती है, ठीक है, लेकिन फ़ौरन से मतलब बादल चले जाते हैं फ़ौरन से, मतलब गर्मी उस बात सिर्फ वैसी पड़ रही होती है, यूजुअली ऐसा देखने को मिल रहा होता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लेट से भाई 32 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे रेन क्या हो गई, मतलब बारिश हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने उसको इस तरह का डेटा दिया, टेम्परेचर और रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो अब वो क्या करेगा, अंदर के पैटर्न्स को लर्न करेगा, सही। और अब अच्छा ये पैटर्न किस तरह लर्न करता है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, पूरा एल्गोरिथम हम रिग्रेशन का समझेंगे किस तरह काम करता है। फिलहाल के लिए जस्ट जनरली ओवरव्यू में ये समझें कि पैटर्न्स लर्न करेगा डेटा के, और फिर उसके बाद जब मैंने उसकी ट्रेनिंग करा दी, और अब मैं उससे पूछूंगा, अब मैं उससे क्या पूछूंगा, मैंने उसको एक टेम्परेचर दिया और मैं उससे पूछूंगा इस टेम्परेचर पे बारिश होगी या नहीं होगी, तो मुझे क्या बोलेगा, यस या नो, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में देगा आउटपुट मुझे। लेकिन बात समझिएगा, 0 और 1 बेसिकली मेरा क्या है, ये दिखने में नंबर लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, ये कैटेगरी है, ठीक है। बल्कि एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, मैंने शायद डिस्कस नहीं करी, टाइप्स ऑफ डेटा होता है एक। सही है, ज़रा इसको देखते हैं, ये इमेज कटी हुई क्यों आ रही है। थोड़ा विजिबल है आप लोगों को? चलिए मैं इसको बता दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, वरना फिर कोई और दूसरी इमेज निकाल लेंगे।
अच्छा, स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो डेटा की टाइप्स है ना, वो डिफरेंट डेटा की टाइप्स होती हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा में क्या बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, कि हमारा या तो डेटा किस तरह का होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव सबसे पहले। अच्छा, जैसे मैं क्वालिटेटिव बोल रहा हूँ, इसका एक और नाम भी होता है, वो होता है कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, कैटेगोरिकल डेटा। और बल्कि इसी को ले लेते हैं, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, दोनों को ले लेते हैं। सही है, तो क्या होता है कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा, एक ही चीज़ का नाम है। और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। सही, अब जरा समझते हैं क्या होता है। कैटेगोरिकल से आपको बात समझ आ रही होगी कि उसमें कैटेगरीज की बात हो रही होंगी या उसमें किसी टेक्स्ट की बात हो रही होगी। और क्वालिटेटिव के अंदर बेसिकली क्वालिटी के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, उसमें इसकी दो टाइप्स हैं। अच्छा, नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल नहीं है, नॉमिनल होता है ये गलत लिखा हुआ है। क्या है ये नॉमिनल है। ऊपर देखिए, अगर मैं ऊपर जाऊं, ये असल में नॉमिनल वर्ड है। ठीक है, तो हमारे क्या हो सकता है, कैटेगोरिकल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा के अंदर एक डेटा की टाइप हो सकती है नॉमिनल डेटा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्डिनल डेटा। अच्छा, नॉमिनल डेटा क्या होता है, बेसिकली जो हमारा नेम से रिलेटेड हो, जिसमें हमारे नेम का जिक्र आ रहा हो। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट से किसी ब्रांड का नेम। ठीक है, किसी ब्रांड का नेम या किसी प्रोडक्ट का नेम, लेट से मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ HP का फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये डेटा किस तरह का है, ये कैटेगोरिकल डेटा के अंदर नॉमिनल डेटा है। मतलब नॉमिनल बेसिकली नेम से निकला है। ठीक है, नेम मतलब ऐसा डेटा जिसमें किसी चीज़ का नेम हो। अब नेम तो आपको मालूम है, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी ब्रांड का हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, तो नॉमिनल डेटा बेसिकली आपका वो डेटा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो वो आपका कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा है या नहीं है, वो आपका कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा। अब ऑर्डिनल डेटा के अंदर ना उस डेटा की बात होती है जिसको हम एक तरह से सीक्वेंस दे सके या उसको अरेंज कर सके। अब लेट से अगर आपने लेट से किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाया फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक सर्वे आया या एक फीडबैक फॉर्म आया, उसमें आपके पास लेट से 5 ऑप्शंस मौजूद थे कि हाउ डिड यू फाइंड द फूड या हाउ डिड यू फाइंड द टेस्ट, कुछ इस तरह करके आपको एक क्वेश्चन मिला। उसमें 5 ऑप्शंस थे, एक था वेरी बैड, बैड, नॉर्मल। ठीक है, और फिर क्या था, गुड, वेरी गुड। ये 5 ऑप्शंस आपको मिले। सही है, तो अब मेरी बात समझिएगा, ये जो आपके डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, ये एक ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं ना। ठीक है, हम इसको उल्टा भी ऑर्डर कर सकते थे कि वेरी गुड, फिर नॉर्मल, फिर बैड और फिर वेरी बैड। समझ रहे हैं, मतलब ये हैं ये भी वर्ड्स, लेकिन इसके अंदर क्या हमारे पास एक सीक्वेंस है, हम इनको अरेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। समझ रहे हैं बात को, ये टेक्स्ट है और नेम भी आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग की बात हो रही है। सही है, तो लेकिन नॉमिनल में क्या है, सिर्फ नेम्स होंगे, वो उसके अंदर कोई अरेंजमेंट वाला का सेंस नहीं होगा। लेकिन ऑर्डिनल डेटा के अंदर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ भाई, सही है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग मुझे बताएं कि जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है हमारा, ग्रेडिंग सिस्टम लाइक अगर किसी की 90 से अबव आ गई, उसको ए परसेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, ए प्लस या उसको ए स्टार बोला जा रहा होता है। अगर किसी की लेट से 80 से 90 आ गई तो उसको ए दिया जा रहा होता है। सिमिलरली 70 से 80 आ गई तो उसको बी, आई थिंक कुछ इस तरह करके, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी क्या है, हमारे पास ये लेटर्स हैं, लेकिन ये अरेंज हो सकते हैं ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, और अगर हम इसके पेरेंट पे चले तो इसको क्या बोलेंगे, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है। ठीक है, नेम्स के अंदर बस ये डिफरेंस है, उसको हम अरेंज नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर कुछ इस तरह का डेटा हम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ इस तरह का डेटा एग्जिस्ट करता है जिसको हम ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा। न्यूमेरिकल से मतलब आपको समझ आ गया, अच्छा भाई यहाँ पे नंबर्स की बात होने वाली है। और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से निकला, ये क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, क्वांटिटी बताएगा। वहाँ पे क्या था पीछे, क्वालिटी। क्वालिटेटिव ना मतलब क्वालिटी से निकला है, क्वालिटी के बारे में बात हो रही है किसी चीज़ की, या मतलब
किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही होगी कि वो किस तरह का है, क्या उसकी खुसूसियत है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटेटिव डेटा। अब उसमें दो डेटा आते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा। अब क्या मतलब हुआ इसका, लेट्स से डिस्क्रीट डेटा ना आपका होल नंबर्स वाला डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा मतलब होल नंबर्स वाला डेटा होता है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, लेट्स से आप लोग यहाँ बैठे हुए, मैंने काउंट किया सबको और मैंने बताया भाई यहाँ पे लेट्स से एक नंबर एक रैंडम लेता हूँ, लेकिन लेट्स से 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए यहाँ पे, सही है। अब लेट्स से मुस्तफ़ा की एज कम है, सही है, तो मैं मुस्तफ़ा को क्या आधा बंदा कंसिडर करूँगा, मैं क्या ये बोलूँगा कि 15 बंदे और आधा बंदा बैठा हुआ है, मतलब 15.5% बैठे हुए हैं, ऐसा बोलूँगा मैं? नहीं ना, मतलब बड़ा वेट सा लगेगा। भले छोटा हो बड़ा हो, बोलना तो उसको पूरा एक बंदा ही कंसिडर करेंगे ना, एक स्टूडेंट कंसिडर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपका ऐसा डेटा जिसमें आप पॉइंट नहीं लगा सकते, वो क्या होता है, हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है। अब लेट्स से ये सारी चेयर्स मौजूद हैं, 60 के अराउंड चेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अगर कोई एक चेयर टूट जाए, तो मैं क्या बोलूँगा उसको कि क्या 60 बोला था मैंने, क्या मैं उसको 59.5 चेयर कंसिडर करूँगा, मतलब वो बैठने के काबिल है लेकिन मूव नहीं कर सकती लेट से, ठीक है, उसका कोई टायर वगैरह ख़राब हो गया है, ठीक है, तो क्या मैं उसको 59.5 कंसिडर करूँगा, या वो भी मेरी चेयर कंसिडर होगी? ठीक है, पूरी चेयर कंसिडर होगी ना। ये इसको इस तरह समझें कि भाई यहाँ पे सबकी मतलब बड़े लोगों की चेयर रखी हुई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट छोटे बच्चे आ गए। अब छोटे बच्चों के लिए कोई छोटी चेयर्स होती है ना, वो देखा होगा आपने, वो रखी हुई है 3, और हमारे पास ये 60 टोटल चेयर्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगा उसको, मैं उन चेयर्स को आधा कंसिडर करूँगा और मैं बोलूँगा क्या 61.5 चेयर्स मौजूद है यहाँ पे। क्या मैं इस तरह बोलूँगा, ये पूरा बोलूँगा 63 चेयर्स मौजूद हैं, पूरा नंबर बताऊँगा, सही है। तो ऐसी चीज़ जिसके साथ आप पॉइंट नहीं लगा सकते, और लगाएंगे तो बड़ा वेट सा लगेगा, वेट साउंड करेगा, बड़ा अजीब सा मतलब सेंस देगा। तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट डेटा। मतलब सिंपल वर्ड्स में होल नंबर्स होते हैं आपके, ये पूरे नंबर्स होते हैं, पॉइंट इनमें नहीं आता। समझ रहे हैं बात को या नहीं? हाँ भाई अरसलान भाई, लेट्स आपके पास 3 चश्मे, एक टूट गया तो क्या बोलेंगे उसको, 2.5 चश्मा है मेरे पास, पूरा 3 बोलेंगे, सही है, या तो 2 या तो 3 बोलेंगे, सही है। तो ऐसी चीज़ें जिसके साथ हम पॉइंट नहीं लगाते वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस में क्या होता है, पॉइंट वाले नंबर्स हमें देखने को मिल रहा होता है। अब लेट्स से हाँ एक और चीज़, हाइट है, ठीक है, हाइट। अब हाइट में क्या होता है, हम बताते ना पॉइंट बता रहे होते हैं कि भाई लेट्स से 5.4, 5.9, 6.3 क्या है, मतलब सही है डेटा, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। तो ये डेटा क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा, जिसमें हमें पॉइंट्स देखने को मिल जाए। याद है, बताएं, बात ज़्यादा क्लियर हो रही है? जल्दी से एक मरतबा इसको फाइनल करके मतलब समराइज करके आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, पाइथन के हिसाब से बात नहीं हो रही, ना पांडास के हिसाब से बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे डेटा की टाइप्स हमने पढ़ी थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इस तरह से हुआ करता था। ये स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात हो रही है, सही है। तो 2 टाइप्स के मेन डेटा होते हैं, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। कैटेगोरिकल और क्वालिटेटिव के अंदर 2 फर्दर ब्रांच हैं, एक नॉमिनल डेटा, दूसरा ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा मतलब सिंपल नेम्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के नेम्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई इंसान है, मतलब सिंपल ये क्या हमारा नॉमिनल डेटा है, ठीक है। और ऑर्डिनल डेटा वो भी क्या होगा, टेक्स्ट डेटा होगा, लेकिन उसके अंदर कोई सीक्वेंस होगी, हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनल डेटा हो गया। न्यूमेरिकल में जाएंगे, 2 तरह के डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा किस तरह का डेटा होता है, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, और एग्जाम्पल आपने समझ ली है। कंटिन्यूस डेटा, उसमें पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, सही है भाई यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, एज किस तरह का डेटा है? एज की अगर बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से किस तरह का डेटा होगा? हाँ सॉरी, क्वालिटेटिव। एज बताएं, एज किस तरह का डेटा होगा? कैसे, कितनी एज है आपकी? 19.5 साल। देखें, कभी भी एज को पॉइंट के साथ नहीं बताते, मतलब बताना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली हाँ मन के साथ बता देते हैं, लेकिन यूजुअली ना आप किसी से पूछेंगे ना, अगर वो लेट से 19 साल और लेट से 10 महीने का है, तो ये नहीं बोलेगा मैं मतलब 19.5 साल का बड़ा हूँ, 19.5 साल से बड़ी एज है मेरी, कभी मतलब बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ना वैसे बोलने में भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे जी,
यार बोल तो सकते हैं लेकिन यूजुअली होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा गलत सेंस में जा रहा है ये, मतलब सेंस सही ही दे रहा सिंपल, ठीक है। बोलने का तो मतलब बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन क्या होगा एज के साथ पॉइंट का यूजुअली यूज़ नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। पूरी पूरी एज होगी, या तो 19 बोलेंगे या तो 20 बोलेंगे, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल बताएं कंटिन्यूस डेटा की, और क्या हो सकती है। चले वेट बताएं, वेट किस तरह का डेटा है। अरे हर चीज़ को कंटिन्यूस बना देते हैं। अच्छा चले बताएं कंटिन्यूस कैसे, पॉइंट आते हैं। अच्छा भाई बाकी बताएं वेट किस तरह का डेटा होगा जी, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली है, कंटिन्यूस ही है। मैं इनको कंफ्यूज करना चाह रहा था असल में, देखना चाह रहा था समझ के बोल रहे हैं या हर चीज़ को ऐसी कंटिन्यूस बोल रहे हैं। खैर वेट किस तरह का डेटा है भाई, कंटिन्यूस है, पॉइंट उसमें देखने को मिल रहा होता है, सही है। तो खैर आप लोग और सोचिएगा, एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आएंगे तो आप लोग उसको क्लासीफाई करके बता दिएगा कि किस तरह का डेटा है। वापसी जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, हाँ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा हमारे पास, जिसका आउटपुट हमें बेसिकली किस तरह देखने को मिले, टेक्स्ट डेटा देखने को मिले, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा समटाइम्स हमें अगर नंबर भी देखने को मिलने ना, सिर्फ 0 और 1 देखने को मिल रहा है लेट से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कैटेगोरिकल डेटा बोलेंगे, सही है। क्योंकि आपको मालूम है पाइथन के अंदर 0 किसको शो करता है, फॉल्स, और 1 किसको शो करता है, ट्रू को शो करता है, सही है। तो इसकी सिर्फ दो ही मतलब वैल्यूज हैं, 0 को फॉल्स और 1 को ट्रू। तो इसको भी हम क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन का कंसिडर करेंगे। तो अगेन उसी एग्जाम्पल में जाता है, अगर मैंने उसको रेन का डेटा ट्रेन कर दिया, रेन का डेटा लेकर उसको मैंने मॉडल को ट्रेन कर दिया, और फिर मैं उसको कुछ डिफरेंट टेम्परेचर्स देके उससे मालूम करता हूँ कि रेन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है वो मुझे यस और नो में आंसर करे या 0 और 1 में आंसर करे, लेकिन ये प्रॉब्लम किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन की लाएगी, है रिग्रेशन नहीं होगी। तो बताएं जरा जल्दी, यहाँ पे क्लियर है पक्का ना। चूंकि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना तो फिर कन्फ्यूजन रह जाती है कि यार रिग्रेशन लगानी क्लासिफिकेशन लगानी, बस फौरन से ये सोचें कि भाई जो आउटपुट मिलेगा ना वो आउटपुट आपका क्या होगा, ठीक है। अगर उसका आउटपुट एक्चुअल न्यूमेरिक है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं, तो क्या होगा वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, उस पर रिग्रेशन के एल्गोरिथम सकेंगे। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका आउटपुट या तो टेक्स्ट हो या तो आउटपुट अगर नंबर भी देखने को मिले तो सिर्फ 2 नंबर्स हो, 0 या 1, इसका मतलब क्या है, यस और नो के सेंस में बात हो रही है। तो ये भी आपका क्या होगा, कैटेगोरिकल डेटा कंसीडर होगा और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसकी एक और एग्जाम्पल है कि भाई लेट से हमने ना इसका एक मॉडल होता है, सॉरी एक मतलब प्रॉब्लम होती है, कैंसर डिटेक्शन का मतलब एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है, मतलब मशीन लर्निंग की मदद से। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट पेशेंट्स की डिटेल बता के ना हम मॉडल को ट्रेन करते हैं कि उसका मतलब उसको कैंसर है या नहीं है, डिफरेंट पैरामीटर्स उसको दे देंगे और फिर आउटपुट में क्या बोलेंगे, यस या नो, ठीक है। और उस कॉलम का नाम क्या होगा, कैंसर, क्या मतलब कैंसर है, यस, नहीं है तो नो। इस तरह हमने डेटा देकर उसको ट्रेन कर दिया, सही है। तो किस तरह की प्रॉब्लम है ये, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब मैं उसको फर्दर पेशेंट्स की डिटेल दे रहा हूँ, लेट से उसको हमने बोला उसकी डायबिटीज़ में एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मतलब शुगर है उसको, और लेट से फीवर है उसको, फर्दर काफ़ी हमने डेटा देकर उससे पूछा क्या बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, क्या इसको कैंसर है या नहीं है, तो हमें या तो बोलेगा यस या तो नो, ठीक है, या 0 या 1 बोल सकता है। तो अगेन ये क्या है, ये हमें आउटपुट दे रहा है यस और नो की फॉर्म के अंदर, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, अब अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ इनपुट्स होते हैं। सुपरवाइज में इनपुट भी थे आउटपुट भी थे, अनसुपरवाइज के अंदर क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। हम डेटा दे देते हैं और डेटा को देने के बाद हमारे पास फिर क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग का हमने यूज़ करना होता है अगर सिर्फ हमारे पास इनपुट्स मौजूद है। अब लेट से अभी मैंने जो कैंसर वाली एग्जांपल ली है उसमें लेट से पेशेंट की ना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास, उसकी एज है लेट से, और उसकी प्रीवियस ना 2 या 3 ईयर्स का रिकॉर्ड मौजूद है कि उसको उसकी हालत क्या रही है, फीवर क्या हुआ है, कितने दिन बीमार रहा, सारी इस तरह की डिटेल्स मौजूद है, सही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये डेटा दे दिया। अब ये नहीं बताया कि उसको कैंसर है या नहीं, मतलब यस और नो वाला जो कॉलम था ना हमने उसमें से हटा दिया, या मौजूद ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ इनपुट है, क्या है, सिर्फ इनपुट है। सिमिलरली इस तरह के और डेटा भी सेट भी हो सकते हैं जिसमें हमने सिर्फ इनपुट देना है, तो इनपुट के बिहाफ पे मॉडल क्या करेगा, खुद से इन एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हुए
लर्निंग करेगा और फिर हमें क्या करेगा, आउटपुट हमें इसका शो करेगा। ठीक है, अब लेट से इसकी एक एग्जांपल होती है, क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि लेट से हमने कुछ डेटा पॉइंट्स दिए और उसने क्या किया, डेटा पॉइंट्स को जाके कुछ इस तरह करके प्लॉट कर दिया। ठीक है, और सही है, ये कुछ हमने इसको डेटा पॉइंट्स दिए, उसने क्या किया, इस तरह से प्लॉट कर दिया हमको जाकर। सही है, अब हुआ क्या कि क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम यहाँ पे किस तरह काम करेगा, वो देखेगा अच्छा एक पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि उनका डेटा क्या है, इधर क्लोज लाई कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कुछ पेशेंट्स का डेटा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स का है बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये कुछ इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनके पॉइंट्स क्लोज लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये कुछ अलग पेशेंट्स हैं बिल्कुल, और इनके पॉइंट्स यहाँ पे क्लोज लाई कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इनको एक क्लस्टर बना देगा, मतलब इस तरह का एक सर्कल बना के इनको एक ही जैसे पेशेंट कंसिडर करेगा। और बिल्कुल होने भी चाहिए ना, कि अगर लेट से यहाँ पे पेशेंट्स को यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का मसला है, तो बाकी के साथ भी क्या मसला होगा, फिर लाजमी ब्लड प्रेशर का मसला होगा। समझ रहे हैं बात को? तो अच्छा, ये परफॉर्म किस तरह से होता है, हम इसके पूरी एल्गोरिथम को पढ़ेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस ये समझें कि क्लस्टरिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि वो जब वो प्लॉट करेगा ना तमाम डेटा पॉइंट्स को, तो जो पॉइंट्स क्लोज लाई कर रहे होंगे उनको क्या करेगा, वो एक ही जैसे पॉइंट्स कंसिडर कर लेगा। सही है, और इनमें पैटर्न तलाश करेगा, इनमें क्या करेगा, पैटर्न को तलाश करेगा। सही है, अब उसने इस पैटर्न को लर्न कर दिया, लेट से इन पेशेंट्स को बीपी का इशू है। ठीक है, सही है, इसने पैटर्न से लर्न किया हो कि भाई अगर ये क्लोज लाई कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इनके दरमियान क्या हो, ब्लड प्रेशर का इशू कॉमन हो। तो इसको इसने क्या कंसिडर कर लिया कि अच्छा भाई इनको ब्लड प्रेशर का इशू है। लेट से यहाँ पर इसने कंसिडर किया इसको कि उनको शुगर है, मतलब डायबिटीज़ है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से क्लोज लाई कर रहे हैं। वो पैटर्न्स क्या करेगा, लर्न करेगा डेटा से जाके। और लेट से यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ और मर्ज आ रहा है दिमाग में, खैर अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा। हाँ, टीबी तो लिख दिया ना, टीबी, अब इतना खतरनाक वर्ड, चले टीबी लिख दिया बस। तो अब यहाँ पर जो पेशेंट्स हो किस तरह के, टीबी के पेशेंट्स हैं। अब लेकिन बात याद रखिएगा, अगर इसने यहाँ पे एक क्लस्टर बनाया है ना, तो इसको इन तमाम डेटा पॉइंट्स का पैटर्न मालूम है। समझ रहे हैं? अब लेट से मैंने इसको मॉडल ट्रेनिंग करा दी, मैं फिर इसको एक नया पेशेंट का मैंने इसको डेटा दिया। ठीक है, और डेटा देने के बाद क्या हुआ, सारी इसको डिटेल्स बता दी। अब वो क्या करेगा, इन तीनों, मतलब उसने ट्रेनिंग कर ली अपनी, वो ट्रेन हो चुका है मॉडल। अब इन तीनों में से अगर कोई मतलब हमारा जो न्यू डेटा है, अगर वो न्यू डेटा इन तीनों में से किसी सर्कल में लाई कर रहा है या किसी भी सर्कल के करीब लाई कर रहा है एटलीस्ट, तो क्या करेगा, खुद से बता देगा भाई इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक तरीके से मतलब ये डॉक्टर जो काम कर रहा होता है ना, रिपोर्ट से कि बताता है अच्छा भाई ये मसला, तो उसका मतलब एक सोल्यूशन है कि भाई क्या हो सकता है, अगर ये इस तरह का कुछ मॉडल बना दिया जाए तो क्या हो सकता है, हम उसकी सारी पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह बता के, सारे मर्ड्स बताकर इस तरह का क्लस्टर बना सकते हैं। और फिर जब उसको न्यू पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे तो एटलीस्ट वो इस कैपेबल हो जाएगा, इस काबिल हो जाएगा कि वो क्या कर सके, पेशेंट्स की डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकेगा। ये क्लियर हो रही है बात? अच्छा, होगा किस तरीके से, इसका एल्गोरिथम है, पढ़ेंगे आगे जाकर, जिस तरह ऊपर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन है। अच्छा, एक दूसरा है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर बात कर रहे हैं हम सारी, कि जिसमें इनपुट्स हमें मिलेंगे, आउटपुट हमें नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इनपुट्स होंगे। तो डेटा के अंदर से खुद पैटर्न को तलाश करके हमें बताएगा कि भाई ये जो चीज़ें, ये क्लस्टर इस चीज़ का, ये क्लस्टर इस चीज़ का शो कर रहा है। ठीक है, खैर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या होता है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, तो और लेट से हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट मौजूद है। ठीक है, बहुत सारे उसमें फीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, फीचर्स का मतलब क्या होता है, कॉलम्स की बात हो रही है। जब भी फीचर्स हम वर्ड यूज़ करेंगे ना, चूँकि ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ होता है फीचर, तो एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, फीचर इंजीनियरिंग। शायद किसी ने सुना भी हो। बल्कि फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हमने कॉलम्स को डिसाइड करना होता है प्रॉपर तरीके से, टेक्निक्स लगा के कि कौन से कॉलम्स हमने रखने चाहिए अपनी मशीन को लर्न कराने के लिए, और कौन से बिल्कुल यूजलेस हैं, उससे मशीन की लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हटा दो। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, वो पूरी एक मतलब एक पूरी क्या बोल सकते हैं, फील्ड है, एक पूरा डिसिप्लिन है। ठीक है, तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या है, बेसिकली
डायमेंशंस को रिड्यूस करना। अब डायमेंशंस में हमारी क्या हो सकती है, आपको याद होगा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, शेप्स होती है शेप। अगर आपको याद हो नंपाई के अंदर हम शेप लिखते थे तो हमें रोज एंड कॉलम्स मिल जाया करती थी, थोड़ा माइंड में आ रहा है, शेप लिखते थे रोज एंड कॉलम्स मिल जाया करते थे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मतलब डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंदर हम कॉलम्स को भी मतलब हटा रहे होंगे, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है तो हम उसको भी हटा रहे होंगे, या रोज ऐसी रोज जो बिल्कुल यूजलेस है, उसमें डेटा मिसिंग है, डेटा खराब है, हम उनको जब रिमूव कर रहे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, फर्दर इस पर डिस्कशन करते हैं वहीं आके आगे। अच्छा, तीसरा क्या है, एनोमली डिडक्शन। एनोमली डिडक्शन का मतलब ये होता है कि लेट से कोई डेटा पॉइंट आ गया हमारा, मतलब हमने कोई डेटा उठाया, उस डेटा के अंदर ना हमें एनोमली देखने को मिल रही है। एनोमली क्या होती है, हमारे डेटा के अंदर इररेगुलर पैटर्न्स होते हैं, डेटा के अंदर इररेगुलर पैटर्न्स। लेट से एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक लाइन प्लॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेट से कुछ लाइन इस तरह से जा रही है, कि कुछ उसका लाइन प्लॉट है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, लाइन बिल्कुल टॉप पे भाग गई, ऊपर चली गई, ठीक है, और फिर वापसी नीचे आके अपने उस कर्व को फिर उसने कंटिन्यू कर लिया, जो एक उसका मतलब पीछे पैटर्न चला आ रहा था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होगे, इस जगह खड़े होगे, वापसी इसको थोड़ा कंपेयर करें तो इसका पैटर्न क्या दिख रहा है, सही देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या होगा, बीच में कोई ऐसा आउटलायर या कुछ इस तरह का डेटा आ गया जिससे क्या हुआ, हमारे डेटा के अंदर एनोमली आ गई। एनोमली का मतलब क्या होता है, या तो कोई बहुत पीक मतलब सबसे बहुत हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, या कोई बहुत छोटी वैल्यू आ गई। एनोमली बेसिकली इस चीज़ को बोल रहे होते हैं, सही है। तो ये क्या करेगा मॉडल हमारा, एनोमली डिटेक्शन को करके, मतलब एनोमली को कोई हाईएस्ट वाली वैल्यू को डिटेक्ट करके या उसकी सबसे लोवेस्ट वाली वैल्यू को डिटेक्ट करके उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, मतलब उसको सही करेगा डेटा को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको आइडिया हो कि ये जो ऑयल एंड गैस डिस्कवर किया जाता है ज़मीन के अंदर से, किस तरह होता है, डायरेक्ट ड्रिल कर देंगे, अच्छा देखिए, इसका पूरा सिनेरियो ये होता है कि सबसे पहले ऑयल एंड गैस को डिस्कवर करने के लिए ज़मीन के नीचे होता है ना, सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। तो पहले इसके लिए सर्वे किया जाता है, सबसे पहले सर्वे होता है, और सर्वे के बाद पता होता है, हम असल में वेव्स भेजते हैं। वेव्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, लहरें होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे दरमियान भी ना काफ़ी सारी वेव्स मौजूद हैं, ठीक है, लाइट वेव्स हैं, ठीक है। लाइट वेव्स के अलावा यहाँ पर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये क्या है, साउंड वेव्स हैं, देख नहीं सकते हम इसको, लेकिन ये चीज़ मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हीट वेव हो सकती है, मतलब ऐसी वेव्स जो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इस तरह की ना सर्वे के अंदर वेव्स होती हैं कुछ, और उनका यूज़ किया जाता है, सही है। अब उन वेव्स को ज़मीन के नीचे भेजा जाता है, तो जब ज़मीन से वापसी रिस्पॉन्स आता है ना, तो उनके पास एक पूरा टेबल होता है कि अच्छा भाई अगर रिस्पॉन्स हमें ये वैल्यू मिली तो मतलब इसका ये है कि नीचे पानी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और अगर पानी से वो वेव्स टकरा के वापसी आएंगे ना तो कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू देखने को मिलेगी। और अगर वो हो सकता है कि लेट से इसी के नीचे सर्वे किया गया, बिल्कुल इसी ज़मीन पे सर्वे किया गया, अब यहाँ पे बहुत नीचे तक की कोई वाटर की मतलब पानी का कुछ मौजूद ही नहीं है, तो रिस्पॉन्स हमें डिफरेंट मिल रहा होगा, समझ रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से जब मतलब सर्वे काफ़ी बड़ी ज़मीन पे हुआ तो पता चला कि भाई कोई एक जगह है वहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है, और वो रिस्पॉन्स मैच कर रहे हैं जहाँ पे ऑयल एंड गैस मौजूद होता है, मतलब एक पीछे डेटा मौजूद होता है ना उनका, जिससे मैच करे होते हैं टेबल से, तो पता चला अच्छा भाई वो फला जगह है, वहाँ पे से जो वैल्यूज़ मिली हैं वो हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग बता दी कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस हो सकता है। तो फिर वहाँ के क्या करते हैं, वहाँ जाके वो लोग ड्रिल करते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, वो जो ऑयल एंड गैस को बेसिकली वो प्रेडिक्ट करने चाह रहे थे ना, डिस्कवर करना चाह रहे थे, वहाँ पर डेटा के अंदर कोई डिफरेंस आया होगा। अब इमेजिन करें ना कि हमने लेट से पूरे एरिया के अंदर, या लेट से इस रोड की बात कर लें, इस पूरे एरिया के रोड के अंदर हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और हमें यहाँ पे नॉर्मल डेटा मिल रहा है, एक फिक्स वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर ऑयल एंड गैस मिल गया तो वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या होता है, एनोमली यहाँ पे बोलते हैं। एनोमली हमें देखने को मिली है। एनोमली का मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू अचानक से चेंज हो गई, समझ रहे हैं। तो डेटा के अंदर भी हमें इस तरह की वैल्यूज देखने को मिलेंगी, और हमें मालूम है कि वो डेटा क्या होता है, वो आउटलायर्स वाला डेटा होता है, ठीक है। तो एनोमली डिटेक्शन क्या करता है, बेसिकली उसको हैंडल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है।
अब किस तरह यूज होता है इसको हम देखेंगे आगे जाके। एक लास्ट चीज देख लेते हैं, एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है और इसको इस तरह से समझाया जाता है कि लेट से कि हमने एक मॉडल बनाना है और आपको वो मॉडल बनाने का टास्क दिया है किसी क्या बोले सुपर मार्ट वाले ने आपको एक मॉडल बनाने का टास्क दिया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि भाई लेट्स मैं तुम्हें ना पिछले 10 साल का डेटा देता हूँ और उस डेटा में क्या मौजूद है कि भाई ये कस्टमर ए आया, ठीक है। उस कस्टमर ए ने जब वो किसी शेल्फ पे गया वहाँ से उसने लेट से ब्रेड उठाई, ठीक है। इसको समझिएगा बड़ा अच्छी मतलब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। लेट से उसने ब्रेड उठाई, ठीक है। अच्छा उसने एक शेल्फ से ब्रेड उठाई लेकिन फिर वो अगली शेल्फ पे गया और वहाँ से उसने लेट से एग्स उठा लिए, अंडे ले लिए, ठीक है। अच्छा फिर तीसरे शेल्फ पे गया, मतलब थोड़े से दूर दूर मौजूद थे। एक तो आप लोग थोड़ा कंसिडर करिएगा अपने लिहाज से कि जैसे एक शेल्फ यहाँ मौजूद है जिसमें ब्रेड मौजूद है, ठीक है। और लेट से एक की शेल्फ कहीं दूर मौजूद है, यहाँ करीब में नहीं कहीं दूर मौजूद है। तो क्या किया वो यहाँ से उसके बाद उसने एग उठाए और फिर क्या किया एक तीसरा शेल्फ है लेट से हाँ सॉरी एक तो होगा है ना, एक्स होगा। अच्छा लेट से पत्ती का, ठीक है, चाय पत्ती का एक अलग शेल्फ बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद वो वहाँ पर गया तो इसने क्या किया मतलब इन तीनों चीज़ों को परचेज करके मतलब उठा के परचेजिंग पे चला गया, काउंटर पर उसने वहाँ पे कैश बनवा लिया, ठीक है। अब एक दूसरा कस्टमर आया, उसने क्या किया ब्रेड उठाई, ब्रेड के बाद उसने लेट से घी उठाया, मतलब एक शेल्फ है वहाँ पे घी रखे हुए हैं सारे डिफरेंट टाइप के घी रखे हुए हैं, उसने वो उठाई। और तीसरे नंबर पर उसने क्या उठाया लेट से कोई पत्ती उठाई। मतलब इस तरह का आपका डिफरेंट पैटर्न हो सकता है ना। अब मतलब ये तो मैं आपको इसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ये तो। लेट से वो कपड़े खरीदने आया, ठीक है, शर्ट्स खरीदने आया, शर्ट्स खरीदने के बाद अब कुछ भी हो सकता है कि उसने ब्रेड खरीद लियो या कुछ और खरीद लिया। तो आपको ना इस तरह का डेटा मिल गया 10 साल का। अब आपने ना ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई जब बंदा आता है ना तो लेट से किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में हमने उसको डाल दिया। अगर वो क्लोथिंग परचेज करता है मतलब कपड़े खरीदने आता है तो क्या क्या चीज़ें हमें यूजुअली देखने को मिलनी है कि वो क्या क्या चीज़ें खरीद के जाता है, ठीक है। अब वो अगर शर्ट खरीद रहा है तो हो सकता है वो कैप भी खरीद ले, ठीक है, हो सकता है वो सॉक्स भी खरीद ले, पैंट भी खरीद ले, ठीक है, शूज़ भी खरीद ले, रिलेटेड चीज़ें हैं ना। तो आप क्या करेंगे देख के बताएंगे चीज़ों को। अच्छा लाजमी नहीं कि हर चीज़ ही एक साथ रखें फिर हम उठा के, ये भी कंपलसरी नहीं है। या आप अपने डेटा को पूरा एनालाइज करेंगे, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, मशीन लर्निंग क्या करेगी तो पूरा डेटा को समझ के बताएगी। अच्छा अगर कोई बंदे कपड़े खरीदने आता है ना, मेल इसकी बात कर रहे हैं, अगर शर्ट खरीदता है तो डेटा ये बता रहा है कि आपको साथ साथ ना शूज़ भी रखने चाहिए, क्योंकि डेटा ये बता रहा है कि जिन जिन लोगों ने शर्ट खरीदी उन्होंने शूज़ भी खरीदे फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो आपको उनको करीब करीब रखना चाहिए ताकि अगर कोई बंदा शर्ट खरीदने आए तो उसकी नज़र अगर शेल्फ शूज़ वाले शेल्फ पे पड़ जाए तो वो हाई चांसेस है कि वो क्या करेगा शूज़ भी परचेज कर लेगा, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर ब्रेड की एग्जाम्पल लें, ठीक है। अब लेट से पहले ब्रेड के बराबर में मतलब ब्रेड की शेल्फ के बराबर में लेट से क्या केक रस दी, वो तो फिर रिलेटेड हो गया ना। लेट से आपने हाँ बट वो तो ये तो सारी रिलेटेड चीज़ें। लेट से आपने उस क्या था बट ब्रेड की शेल्फ के साथ आपने रखा हुआ था टॉफियाँ, ठीक है, क्या बोलते हैं कन्फेक्शनरीज बोलते हैं इसको शायद, टॉफियों को जनरल क्या बोलते हैं कन्फेक्शनरीज बोलते हैं। उसमें मीठा आइटम आया था आपका, टॉफियाँ उसमें और चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, सही है, आपने पहले वो रखी हुई थी, सही है। तो ये पॉसिबल है कि आपका डेटा का ट्रेंड ये बता दो कि यार जो बंदे ब्रेड खरीदेंगे ना वो क्या करेंगे वो टॉफियाँ भी खरीदेंगे, ठीक है। हमें कोई सेंस समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब हुआ इसका कि ब्रेड के साथ टॉफियाँ खरीदना मतलब क्या सेंस बना रहा है। लेकिन अगर आपके डेटा में ये पैटर्न मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र का इंटरेस्ट इसी चीज़ के अंदर है, सही है। तो आपने क्या करना है इस तरह का कुछ मॉडल बनाना है जो क्या करेगा आपकी डेटा को समझकर पैटर्न्स को लर्न करेगा और फिर आपको रिकमेंड करेगा कि यार इस प्रोडक्ट के साथ ना इसको रखो ताकि आपकी क्या हो सेल ज़्यादा हो, समझ रहे हैं बात को। तो आगे मतलब आगे नहीं सॉरी मतलब यूएस के अंदर ये जो बड़े बड़े इस तरह के सुपर मार्ट्स होते हैं ना वो इस तरह के रूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं और ये रूल क्या कहलाता है एसोसिएशन रूल कहलाता है। तो पॉइंट समझ आ गया आपको कि एसोसिएशन रूल किसके बारे में बात करता है कि वो डेटा के बिहाफ पे लर्न करेगा कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि इंसानी दिमाग के मतलब उसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर वो डेटा के अंदर इस तरह की चीज़ पाई गई है और डेटा के अंदर पाई गई तो मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिली होगी, तो फिर क्या करेगा मशीन लर्न करके हमें वो चीज़ रिकमेंड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ भाई जल्दी से बताएं। चलें, सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज के अंदर क्या होता है कि सुपरवाइज क्या होती थी, इनपुट आउटपुट दोनों होते थे, ठीक है। और अनसुपरवाइज में क्या होती थी, सिर्फ इनपुट होता था। अब यहाँ पे सेमी सुपरवाइज मतलब सेमी सुपरवाइज, सेमी का मतलब होता है हाफ या पार्शल। सुपरवाइज का पार्शल या सुपरवाइज का हाफ, क्या मतलब हुआ इसका, दोनों डेटा होंगे, समटाइम्स इनपुट आउटपुट दोनों होगा, और हमारे पास कुछ ऐसा डेटा भी मौजूद होगा कि उसमें सिर्फ इनपुट्स मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की लर्निंग क्या कहलाती है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दी थी। अब लेट से आप ना एक इमेज डिटेक्शन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक मॉडल बना रहे हैं। लेट से आपने मॉडल को ट्रेन किया कैट्स और डॉग्स की इमेजेस पर, सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने आपको शायद बताया था एक जॉब होती थी डेटा एनोटेशन की, जो लेबलिंग की जॉब होती थी। क्या आपको बहुत सारी इमेजेस दे दी जाएंगी, ठीक है, और उसमें आपके पास बहुत सारी डॉग्स की शेप्स हैं और कैट्स की इमेज है आपके पास, और आपने क्या करना है, उन इमेज को बारी बारी खोल के मतलब आपने उसको कलर पेंट में खोल लिया, किसी भी उसमें खोल लिया, आपने उस पर लिखा डॉग, एक वर्ड लिखा डॉग, फिर उसको सेव करके बंद कर दिया। इस तरह से आपने कैट की भी बहुत सारी इमेजेस खोली और आपने उस पर लिखा बारी बारी कैट, सही है। अब इमेजिन करें कि आपके पास उस तरह का 1,00,000 इमेज का डेटा है, ठीक है। अब 1,00,000 की कैट्स हैं, 1,00,000 की डॉग्स हैं, आप बताएं कि कितना मुश्किल काम है, सही है। तो होता क्या है, यहाँ पर आती है आपकी सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि आप ना कुछ इमेजेस को लेबल कर लेते हैं। अगर 1,00,000 डेटा है तो आप कम से कम कुछ परसेंट इस डेटा क्या करेंगे, लेबल कर लेंगे। एटलीस्ट 5,000 10,000 जितना पॉसिबल है आपने उसको लेबल कर दिया, ठीक है। ऑफकोर्स इस पर कॉस्ट जाएगी, ऐसा नहीं कि फ्री में हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को तो बिठाएंगे ना ये काम करने के लिए। और फिर आपने क्या किया, अब आपकी जो बाकी की इमेजेस है ना, आपने उसको अनलेबल रहने दिया, सही है। तो अब बात समझिएगा, आपने मशीन को अब लर्न करवाना है, आप उसको इनपुट दिखाते हैं वो इमेज की शक्ल के अंदर, और आउटपुट में क्या पता चलता है उसको, अच्छा ये डॉग है, सही है। अब इमेजिन करें कि डॉग्स की जो शक्ल है, डॉग्स की जो शक्ल होगी वो डिफरेंट हो सकती है ना, देखने में एक जैसी लग रही है लेकिन एक जैसी होगी नहीं हर किसी डॉग के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद होगा लाजमी। तो मशीन क्या करेगी, कंप्यूटर क्या करेगा, उन तमाम पैटर्न्स को लर्न करेगा, और साथ ही साथ उसको पता चल रहा है कि अच्छा अगर ये भी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है तो उसको भी मुझे क्या बोलना है, डॉग बोलना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कैट्स की दिखाई, ठीक है। अब कैट्स की डिफरेंट कलर हो सकते हैं कि भाई वो येलो है, ब्लैक है, वाइट है, और क्या हो सकता है इसके अलावा, मतलब डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या है, कैट्स हैं। उनकी मूंछें होती हैं, वो भी कैट्स हैं, ठीक है। और दुम थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू डॉग, वो क्या है, आपकी कैट्स। मतलब सारे पैटर्न्स को लर्न करेगा, ठीक है। और आपने उसको 10,000 इमेजेस का डेटा दे दिया जो लेबल्ड आपका डेटा था, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब जो रिमेनिंग इमेजेस है ना, आपने वहाँ पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ किया। सुपरवाइज में तो आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट दोनों दे दिए, इमेजेस दिखाई, आउटपुट बताया भाई ये डॉग है या कैट है। अब आगे क्या करेंगे आप, फर्दर जो उसको इमेजेस देंगे ना, आप उसको सेमी सुपरवाइज लर्निंग की मदद से देंगे। अब वो क्या करेगा, ये एक एल्गोरिथम होता है, वो आपकी बाकी की इमेजेस को ना, उसने जब अपनी लर्निंग करी है उसके बिहाफ पे खुद, थोड़ा सा गलत हो सकता है ये, लेकिन क्या करेगा, वो खुद कंसिडर करेगा, अच्छा ये इमेज मैंने पैटर्न उसमें देखा था, डॉग की इमेज के अंदर ये पैटर्न होता है, अच्छा भाई वो थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होता है, लेट से एक पैटर्न हो गया। दूसरा क्या कि लेट से वो ज़बान बाहर रखता है, ठीक है। इस तरह की इमेजेस होंगी, लाजमी सी बात है। तो वो इस तरह के पैटर्न से उसने लर्न किए हैं ना, जब वो इमेजेस में जाके इस तरह से पैटर्न्स को तलाश करेगा तो फिर क्या करेगा, अपने पास्ट डेटा लर्निंग के ऊपर उनको भी क्या कंसिडर कर लेगा, डॉग्स कंसिडर कर लेगा, और बाकियों को कैट्स कंसिडर कर लेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है। तो इस तरह की लर्निंग क्या होती है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती है। इसकी रियल एग्जांपल क्या है, मोबाइल आपने जैसे लेट से अपनी एक पिक्चर ली, ठीक है, क्लास में बैठे बैठे ले ली, और आपने उसको गूगल फोटो पे अपलोड कर दिया, गूगल फोटो पे चली जाती है, ठीक है। और आपने जब उसको ओपन किया ना, तो आपसे समटाइम्स वो आपसे नाम पूछ रहा होता है कि आप इस बंदे को क्या नाम देंगे, ठीक है। आपने लेट से लिख दिया मी, ठीक है, अपना नाम दे दिया, आपने उसको एक लेबल दे दिया, चले एक इमेज हो गई। अब लेट से आप कहीं शादी में गए, आपने वहाँ जाके कुछ पिक्चर्स ली, ठीक है, आपकी कॉन्वोकेशन हो रही है यूनिवर्सिटी में, आपने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस से आपने पिक्चर्स ली अपनी, अच्छा, और वो सारी गूगल फोटोज पे चली गई। तो अगर आप उसको खोल के देखेंगे ना कुछ टाइम के बाद, आपको सारी की सारी फोटोज आपके उस लेबल वाले पोर्शन में मिलनी होगी। मी आपने जो उसको अपना नाम दिया था ना, वो सारी इमेज उठा के आपके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। अब ऐसा किस तरह से हुआ, आपने अपनी एक इमेज दी लेकिन आपने उसने ना आपकी इमेज की मतलब आपका जो फेस था उसके पैटर्न्स को उसने डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा भाई इसका ये पैटर्न है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा 0 1 में जा रहा होता है,
0 1 में सब चीज़ें डिटेक्ट करेगा ये। तो उसने उस पैटर्न को डिटेक्ट कर लिया और फिर जब उसको पता चलता कि अच्छा इस इमेज में भी मेरा वाला पैटर्न मैच कर रहा है, तो क्या करेगा, उनको उठा के ले आएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी होता है, लेट्स अगर आपने अपने वालिद की भी इमेजेस ली हुई ना, तो समटाइम्स ये एरर दे देता है, क्योंकि मतलब सिमिलैरिटी होती है ना फेसेस के अंदर, कि दिखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं समटाइम्स, ये थोड़ी बहुत शेप फेस सेम होता है हमारा वालिद के साथ या भाइयों के साथ, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके भाई की इमेज या आपके वालिद की इमेज भी उठा के उसी कैटेगरी में ले आइए। सही है। लेकिन ये एग्जाम्पल किसकी है, ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग की है, कि उसने आपकी कुछ इमेजेस की मदद से आपको लर्न कर लिया और फिर आप भले उसमें कुछ भी इमेजेस अप्लाई करते रहे, वो क्या करेगा, उठा के आपकी उन इमेजेस को भी इस कैटेगरी में डाल देगा। क्लियर हो रही है बात? ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग हो गई। और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है कि मॉडल अपनी मिस्टेक से सीखता है। मॉडल लर्निंग हुई, मॉडल ने अपनी ट्रेनिंग करी और फिर क्या करेगा, उसको आपने टेस्ट किया, टेस्ट करते के दौरान आपको पता चला अच्छा ये गलत आ रहा है, आपने उसको वहीं पे क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। ठीक है, ये क्या कहलाती है, उसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या बात कर रहे थे कि मॉडल जो है वो रियल टाइम में लर्निंग कर रहा होता है। सही है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप निकले अपने घर से और आप किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से यहाँ पे क्लास लेने आते हैं। अब हुआ क्या कि रास्ते में आपको ट्रैफिक जाम मिल गया। सही है। अब आपके माइंड में फ़ौरन से ये ख्याल आया कि अगर मैं दूसरा रास्ते से आ जाता ना तो मुझे यहाँ पे फंसना नहीं पड़ता, मैं यहाँ से कब का गुजर चुका होता। ऐसे माइंड में ख्याल आते हैं ना कि काश मैं उस बस में चला गया होता, पहले वाली बस में तो शायद मैं कब तक का पहुँच चुका होता। ऐसा होता है ना कि स्टॉप पे पहुँच रहे हैं, पहुँचते पहुँचते वो बस फ़ौरन से निकल गई, तो माइंड में आता है अब अगली बस आई 10 मिनट के बाद, तो मैं थोड़ा सा जल्दी भाग कर आया था तो मैं उसी बस में बैठ जाता, मैं टाइम पे पहुँच जाता। इस तरह की चीज़ें होती है नहीं होती। तो लर्निंग हम रन टाइम पे कर रहे होते हैं। सही बात समझ रहे हैं। सिमिलरली कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, आपका माइंड फ़ौरन बोलेगा कि मैं अगर दूसरे रास्ते से आ जाता तो मुझे यहाँ फंसना नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि अगली मरतबा आप क्या करेंगे, इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। समझ में? तो आपकी क्या हो रही होती है, रन टाइम पे आपकी जो लर्निंग हो रही है वो बेसिकली क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाती है। सही है। अब लेट से कि समटाइम्स अभी तो खैर बहुत अच्छा हो गया, हमारे जो LLMs हैं, GPT और ये जिस तरह के जो मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। LLM क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और ये मल्टी मॉडल्स होते हैं बेसिकली। लेकिन शुरू में क्या होता था, अगर आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे ना तो आपको गलत आंसर देता था, काफ़ी हाई परसेंटेज इसके गलत आंसर दे देगी। सही है। तो क्या होता था, अगर किसी ने उसको करेक्ट कर दिया कि नहीं ये चीज़ तुम गलत बता रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं इस तरह से है ये चीज़, तो उसी टाइम पर उसकी क्या हो जाती थी, लर्निंग हो जाती थी। समझ रहे हैं? तो किसी ने उसको क्या किया, पनिश कर दिया, मतलब एक तरीके से उसको बोला कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस तरह से नहीं इस तरह से, तो क्या करेगा वो, सही आंसर दे देगा। अभी मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं ना LLM, बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, बहुत इंप्रूव, और मिस्टेक्स बहुत माइनर सी हैं। सही। लेकिन मिस्टेक्स अभी भी मौजूद हैं। अब आप बोलेंगे मैं तो इतना काम करता हूँ मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं मिली। सही है। लेकिन आप क्या करेंगे, GPT को अगर प्रोग्रामिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो मिस्टेक्स करता है। ठीक है। और इसका मुझे अच्छे सा आइडिया है, क्योंकि जब हम कोई मुश्किल लॉजिक लिखवा रहे होते हैं ना LLM की मदद से, तो GPT उसको उल्टा सीधा आंसर कर रहा होता है। अगर इसी के बजाय हम क्लॉड का यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है। एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर, मतलब जो क्लॉड एक ही मरतबा हमें कोड लिख के देगा ना, अगर आपने उसको उठा के लिखा, आपकी वो पूरी मतलब जो लॉजिक है वो कम्प्लीटली सही चल रही होती है, कोई मिस्टेक नहीं होती। लेकिन GPT वही चीज़ आपसे 10 से 15 मरतबा करवा सकता है। समझ रहे हैं? तो अभी भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या होती है, आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है कि आपने अगर उसने कोई मिस्टेक करी तो आपने उसको वहीं पे पनिश कर दिया, मतलब वहीं पे उसको सिखा दिया कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे। तो क्या करेगा वो, लर्न टाइम पे आपकी वो उस बात को समझ लेगा और लर्निंग कर लेगा। ठीक है। तो ये आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। और आई डोंट नो कि ये हमारे कोर्स का पार्ट है या नहीं है, बस मैंने इसी मेंशन कर दिया है। इसको हम देखेंगे, अगर हुआ तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, इसको मतलब पढ़ेंगे। चलें, लास्ट चीज़ें 2-3 चीज़ें बाकी हैं हमारी। जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करने की बात कर रहे होते हैं ना, या मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके की मॉडल्स बनाते हैं हम। एक बैच लर्निंग होती है और एक होती है ऑनलाइन मशीन लर्निंग। इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। लेट से मैंने आपको बोला कि आप ना एक कैंसर डिटेक्शन का मॉडल बनाएं, कैंसर डिटेक्शन का मॉडल बनाएं। ज़रा जल्दी से बताएं किस तरह का मॉडल बनेगा वो, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन बनेगा। कैंसर डिटेक्शन का कि है या नहीं, ऑफ कोर्स आप मरीज़ का पेशेंट की डिटेल्स देंगे और फिर उसके भी आप पे यस और नो आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है। लेकिन है किस तरह की प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बोला कि एक आप क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएं।
आपने कहा ठीक है, अब आपने जो है ना अपना सिस्टम उठाया, अपना लैपटॉप उठाया या आपने अपने कंप्यूटर पे लग गए, आपने अपने लोकल सर्वर को या आपने लेट से गूगल के सर्वर को यूज़ करते हुए आपने एक मॉडल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, अगर आप अपनी मशीन पर मॉडल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सही है, डेटा के यहाँ पे अपनी मशीन पर मॉडल ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैच लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, बैच एमएल, मतलब बैच मशीन लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि आपने उस मॉडल को ट्रेन किया अपने लोकल सर्वर पर, ठीक है। लोकल सर्वर मतलब अपने 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 पीसी पे आपने उसको ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद आपने क्या किया, उसको डिप्लॉय कर दिया किसी वेबसाइट पर, सही है। जैसे जीपीटी है, ग्रोक है, क्लॉड है, ये कहाँ पे आते हैं, ये हमें वेबसाइट पे ही देखने को मिलते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हमने मतलब मॉडल बनाया और उसने हमें कोड उठा के दे दिया और हम उसको वीएस कोड में जाके वो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट्स बनी हुई है, हम एक छोटा सा बार आता है उसमें अपनी प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर उसका आउटपुट हमें देखने को मिल रहा होता है, लेफ्ट साइड पे हमें हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है, ऐसा है। तो बेसिकली ये आपको सामने जो चीज़ दिख रही है क्या है, ये आपका फ्रंट एंड है, ठीक है, ये वेबसाइट है आपकी, और इसकी बैक एंड पे मतलब इसको कनेक्ट किया हुआ किससे, मॉडल से, और वो मॉडल क्या है, उसका नाम क्या दिया हुआ है, जीपीटी उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो डोमेन का नाम भी जीपीटी रख दिया गया, chatgpt.com शायद कुछ इस तरह का डोमेन है, और जो असल मॉडल है वो क्या है, इसका बिहाइंड है, बैक एंड पे काम कर रहा है, समझ रहे बात को। तो हुआ क्या, लेट से अगर आपने अपनी मशीन पे ही, लोकल मशीन पे ही आपने उसको मॉडल को ट्रेनिंग कराई और आपने उसके बाद उठा के उसको सर्वर पर डिप्लॉय किया, ठीक है, वो कोई वेबसाइट आपने बना दी या आपने कोई इस तरह का इंटरफेस बना दी जिसको आपने कनेक्ट कर दिया उस वेबसाइट के साथ, ठीक है, अपने मॉडल को। ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सर्वर पे इसको डिप्लॉय करेंगे ना, तो अपना कोड भी आपको सर्वर पे भेजना पड़ेगा। सर्वर से मुराद आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये मालूम है कि एक हमारा लोकल सर्वर होता है और एक एक्चुअल सर्वर होता है, ठीक है। लोकल सर्वर का मतलब हम अपने कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, एक जो एक्चुअल सर्वर होगा वो क्या है हमारा, या तो हमने नेट से कोई डोमेन खरीदी हुई है, होस्टिंग खरीदी हुई है, सॉरी डोमेन पता है क्या होती है, डोमेन और होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हाँ भाई देखें, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा दराज, ठीक है, दराज लिखा और ये वेबसाइट मेरे सामने आ गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब जरा देखें, ये आपके सामने ये जो लिखा हुआ है क्या कहलाता है, ये आपकी डोमेन कहलाती है, जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं, इसको लिंक भी बोल रहे होते हैं, सही है। लेकिन इसमें असल पार्ट हमारा क्या है, दराज.pk, ये असल है डोमेन, सही है, ये आपकी डोमेन कहलाती है। सिमिलरली आप गए, आपने लिखा OLX पाकिस्तान लेट से, ठीक है, वेबसाइट आई, आपने इस वेबसाइट को ओपन किया तो देख रहे हैं olx.com.pk, ये आपकी क्या है, ये डोमेन है, सही है। तो डोमेन के अलग चार्जेस होते हैं, ये जो नाम आप खरीदते हैं ना। अब लेट से आपने कहा मुझे अपने नाम की डोमेन खरीदनी है, तो आपने क्या किया, आप गए, कहाँ पर जा सकते हैं, GoDaddy है, होस्टिंगर है, नेमचीप है, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई है जो इस तरह के नेम सेल करती हैं, ठीक है। वेबसाइट का जो आप नेम या यूआरएल रखने वाले हैं ना, वो आपको वो सेल करती है, सही है। तो आपने आगे परचेज करनी होती है, तो आपकी डोमेन भी बिकती है और होस्टिंग भी बिकती है, होस्टिंग भी सेल होती है। होस्टिंग क्या होती है, अब लेट से आपने ये नेम तो ले लिया, सही है, अब आप क्या करेंगे, आप इस डोमेन को कनेक्ट करेंगे होस्टिंग के साथ। मतलब अगर कोई बंदा आकर इस चीज़ को लिखे, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा, मैंने जब OLX लिखा पाकिस्तान करके, तो उसने क्या किया, मुझे ये वेबसाइट उसने मुझे रिकमेंड कर दी, ये वेबसाइट है ना भाई, ये वेबसाइट है, और किस नाम से बनी हुई है, ये olx.com.pk डोमेन में बनी हुई है। तो अगर कोई बंदा लेट से, अहमद ने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो अहमद क्या करेगा, अहमद ने लिखा, सोचा कि मैं अपने नाम के एक डोमेन ले लेता हूँ, अहमद ने लिखा अहमद ML इंजीनियर, ये पूरा उसने नाम सेलेक्ट किया, लेट से अहमद ML इंजीनियर, ठीक है, .pk फॉर एग्जाम्पल, ये अहमद ने अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन सेलेक्ट कर ली, तो ये सिर्फ अपनी डोमेन है, सिर्फ उसने नेम परचेज किया है। अब इसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, वो कनेक्ट किससे करेगा, होस्टिंग के साथ। होस्टिंग क्या बेसिकली कि हमने ना क्या करना होता है कि अगर कोई लिखे अहमद ML इंजीनियर, तो अहमद की वेबसाइट ऊपर आ जाए, तो अब वो वेबसाइट बनी भी होगी तो ऊपर आएगी ना भाई। अभी तो अहमद ने अभी तक नेम खरीदा है, तो क्या करेगा, अहमद अपनी होस्टिंग भी खरीदेगा और उस होस्टिंग के साथ अपनी इस डोमेन को कनेक्ट करेगा। ये बात समझ रहे हैं। तो होस्टिंग के लिए अब अहमद जा सकता है, AWS भी अपनी होस्टिंग सेल करती हैं। होस्टिंग का मतलब क्या है कि हम उनके सर्वर्स को यूज़ करेंगे, उनके कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे हम, समझ रहे मेरी बात को। एक तो मेरा अपना कंप्यूटर है, अब क्या मेरा कंप्यूटर 24 घंटे ऑनलाइन है, नहीं, लेकिन गूगल के जो सर्वर्स हैं, गूगल के जो कंप्यूटर्स हैं, या अमेजोन के कंप्यूटर्स हो गए, या IBM हो गया, ये नाम आपने सुने होंगे, IBM हो गए, ठीक है,
इसी तरीके से और भी हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं। और किसी के माइंड में आ रही कुछ? खैर जो भी है, मतलब इस तरह की क्या है, हम इनकी होस्टिंग्स ले सकते हैं। मतलब क्या है कि हम उसको बोलेंगे कि यार अपने कंप्यूटर्स में से ना, जो तुम्हारे पास बड़े बड़े हेवी कंप्यूटर्स हैं, उसमें से हमें इतनी जीबी एलोकेट कर दो। लेट से आपने 50 जीबी ले ली। अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, दराज जैसी, ओएलएक्स जैसी, ये बड़ी है, पार्क व्हील्स बड़ी वेबसाइट है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डेटा उसका लेना पड़ेगा। तो लेट से आपने बोला कि मुझे 50 जीबी आपके कंप्यूटर का यूज़ करना है, सही है, तो क्या करेंगे आप, उसका गूगल का या AWS का, अमेजोन का या दूसरी किसी कंपनी का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसका कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको अलग पे करेंगे। समझ रहे हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, डोमेन और होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर होता है सिंपल, ठीक है, लेकिन आप, आपके कंप्यूटर से ही है वो किसके, किसी थर्ड पार्टी सर्विस के। मतलब आपको क्या कर रही है, अपने कंप्यूटर्स रख के बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर, बड़े बड़े डेटा वेयर हाउस बने हुए हैं आपके, क्या बोलते हैं इनको, जहाँ पे रखे वो होते हैं, इसका एक वर्ड होता है, एक मिनट, हाँ, डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, डेटा सेंटर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन अपने अपने उन जगहों को क्या बोलता है, डेटा सेंटर्स बोलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, क्लाउड रीजन्स बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, खैर मतलब ये वो जगह होती है जहाँ पे अपने ये लोग अपने बड़े बड़े सर्वर्स और हैवी कंप्यूटर्स रखते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपके कंप्यूटर में से इतनी जीबी चाहिए और इतनी रैम चाहिए, तो हमें क्या मिल जाती है, वो मिल जाती है हमें। और फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर हमारी क्या होती है, एक तरह की एक वेबसाइट अब फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। हमने उसको फिर वेबसाइट बनाना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना है, कोई एक्चुअल वेबसाइट बनाना है, फिर हम क्या कर पाते हैं, उसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम अपने कंप्यूटर को क्यों नहीं चला रहे, हम अपने कंप्यूटर को इसीलिए नहीं चला रहे क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाकी के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, सही है, समझिएगा बात को। हमारा कंप्यूटर, लेट से अगर मैं अपने घर से इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहूँ तो कनेक्टेड है वो, नहीं है, लेकिन गूगल के कंप्यूटर्स क्या है, सारे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कराची में, मतलब कराची में नहीं, पाकिस्तान में शायद इस तरह का कोई गूगल का सेंटर मौजूद नहीं है जिसने, मतलब जहाँ पर गूगल ने अपने सर्वर्स रखे हुए हों। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना कि गूगल ने अपने अपने मतलब अगर गूगल ने अपने जो क्या बोलेंगे हैवी कंप्यूटर से कहाँ रखे हुए, तो आपको डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको यूएस में मिल जाएगी, आपको कनाडा में मिल जाएगी, आपको जर्मनी में मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी लोकेशंस होती हैं ये, ठीक है। और इनका टेम्परेचर वगैरह भी काफ़ी मेंटेन रखा जाता है क्योंकि बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं ये, तो इनसे हीट नहीं कर रही होती, तो उनको क्या करना होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रखना होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म जगह ना हो वाली, ताकि कभी वो कंप्यूटर ट्रिप कर जाए, कुछ इस तरह का मसला आ जाए, तो क्या होता है, ये इस तरह की फैसिलिटी में रखे जा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको पे करके उनसे सर्विसेज ले लेते हैं इस चीज़ की, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो डोमेन सिर्फ नाम है वेबसाइट का, और होस्टिंग क्या है, उस डोमेन को आपने पीछे जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करनी है वो आपकी होस्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो हम चले कहाँ से थे, मैं तो ये भी भूल गया। शायद हमने बात की थी कि बैच लर्निंग की बात की थी, कि बैच में क्या है कि हम अपने कंप्यूटर्स को अपने लोकल पे हमने उसको हैंडल किया, मॉडल बनाया, हमने ट्रेनिंग करा दी, और फिर कोड कहाँ पुश कर दिया, सर्वर पे कर दिया। मतलब अब जब मैं सर्वर बोल रहा हूँ तो इसको समझें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या तो गूगल का सर्वर आपने लिया हुआ है, या तो आपने अमेजोन का सर्वर लिया हुआ है, या तो आपने IBM का सर्वर लिया हुआ है, और वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर पर अपने कोड को पुश कर रहे हैं, और उनके कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर्स की तरह नहीं है, याद रखें माइंड में, बहुत हैवी कंप्यूटर्स हैं उनके, सही है। तो अगर आप मशीन लर्निंग करवा रहे हैं ना, तो आपके वहाँ पे मशीन लर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, और ज़्यादा जल्दी भी मॉडल आपका ट्रेन हो सकता है, सही है, कंपेयर टू हमारी मशीन, सही है ना। हमारी मशीन की स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड रैम्स हैं, लिमिटेड रोम्स हैं, 16 GB रैम है, और लेट से इसकी हार्ड ड्राइव या SSD है, लेट से 512 या 1000 GB होगी SSD, बस इससे ज़्यादा थोड़ी जा सकती है। प्रोसेसर कितना होगा, 1.8 GHz, ठीक है, 1.6 GHz, इस तरह से होता है, लेकिन उनके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बहुत हाई होती है, समझ रहे। तो आपने वहाँ पे पुश कर दिया, ये क्या कहलाती है, बेच लर्निंग कहलाती है। दूसरी होती है ऑनलाइन ML। ऑनलाइन का मतलब क्या है कि आपने मॉडल ट्रेनिंग ही कहाँ पर करी है, सर्वर्स पे करी है, अपने कंप्यूटर पे नहीं करी लोकल, कहाँ पे करी है मॉडल ट्रेनिंग, सर्वर्स पे करी है, सही है। और मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जब हम गूगल कोलैब यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कि हम गूगल का सर्वर यूज़ कर रहे हैं,
कहाँ का गूगल का सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं। अब हो सकता है जब मैंने एक मतलब गूगल को कनेक्ट किया अपने पास, तो गूगल का जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ वो लेट से यूएस का कोई कंप्यूटर है, ठीक है, मैंने उसका यूज़ कर लिया, बंद कर दिया मैंने सब कुछ करने के बाद। अगली बार जब मैंने कनेक्ट किया तो क्या हुआ, मुझे कोई जर्मनी का कंप्यूटर एलोकेट हुआ, क्या मैं कोई जर्मनी के अंदर गूगल का रखा हुआ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, डेटा वहाँ भी मौजूद है, मैंने कहा ना सारे कनेक्टेड हो कंप्यूटर्स उनके, ठीक है। तो जब मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी तो क्या हुआ, उसको पता चला अच्छा मेरे पास इस यूज़र का ये डेटा मौजूद है, ठीक है, लेकिन अभी यूएस के सारे कंप्यूटर्स बिजी हैं, मतलब मुझे एलोकेट नहीं हो सकते, तो क्या करेगा फिर कहीं और अवेलेबिलिटी देखेगा और वहाँ के सर्वर्स मुझे एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो अगर आपने उस जगह पर मशीन लर्निंग करवा रहे हैं आपको, जो कि हम करवाएंगे क्योंकि ये इफेक्टिव होती है बहुत, तो क्या कहलाती है आपकी ऑनलाइन एमएल कहलाती है, ठीक है, ऑनलाइन मशीन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज़ लर्निंग रूल। बस छोटी सी चीज़ इसको समझें, सिंपल सी है कि हमारे जो मॉडल्स होते हैं ना वो किस तरह से लर्न करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ किस तरह के लोग होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि कुछ क्या बोलते हैं उनको, रटने वाले, चीज़ों को रटने वाले लोग होते हैं हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी में या आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर जो भी आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से कुछ लोग चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से रट लेते हैं, ठीक है, इवन उनको मैथ के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी याद होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हमारे कंप्यूटर्स इस तरह का काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोराइजेशन, कि कंप्यूटर्स ने क्या किया, लर्निंग तो करी है लेकिन क्या किया, उसने चीज़ों को रट लिया है, ठीक है, चीज़ों को उसने रट लिया है, सही। और दूसरा क्या होता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट समझता है, अंदर के पैटर्न समझता है, बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर एक स्टूडेंट है उसको जीपीए से परसेंटेज से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बोलता है मैं सीखूंगा तो कॉन्सेप्ट समझ के सीखूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहीं मैं मतलब आगे बढ़ूंगा, ना मैं नहीं पढ़ूंगा, समझ रहे हैं बात को। मतलब कुछ लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस किस में, परसेंटेज हाई उठानी है, मुझे अच्छी परसेंटेज उठानी है, मेहनत करनी है, चीज़ों को रटना है, एक इस तरह का स्टूडेंट। दूसरा वो बोलेगा नहीं, परसेंटेज आए ना आए मैं चीज़ों को समझूंगा ताकि मेरी आखिर तक की जो ज़िंदगी है ना उसमें मेरे लिए आसानी हो जाए, सही। तो वो क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन कहलाता है। हमारे मशीन लर्निंग मॉडल भी इसी तरह के होते हैं, या तो वो मेमोराइज कर लेते हैं डेटा को, और जो डेटा को मेमोराइज कर लेते हैं ना, आप लोग खुद मुझे सोच के बताएं क्या वो अच्छे मॉडल्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इमेजिन करें वही, अगर मैं आपको एक एज और हाइट वाली एग्जांपल दूं, और मैंने क्या किया हुआ है, एज को रखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, और हाइट को रखा हुआ मैंने एक्स वाई एक्सिस पर, और मेरे पास लेट से एक बंदे की एज है 10 और उसकी हाइट आ रही है लेट से कितनी, कितनी 4 लिख देते लेट से, ठीक है, और एक बंदे की एज है कितनी 11 और उसकी हाइट देखने को मिल रही है लेट से 5, मतलब एक रैंडम डेटा में लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो वो क्या करेगा, मॉडल इन पॉइंट्स को ही रट लेगा, सही है, बहुत सारे पॉइंट्स को उसने रट लिया। अब अगर लेट से मैंने उसको कुछ ऐसा पॉइंट का डेटा दे दिया जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है, होता है ना, मतलब जिसमें आपको बता कि डेटा हमारे पास क्या होगा, एक ट्रेनिंग के लिए डेटा होगा और एक टेस्टिंग के लिए डेटा हम रखते हैं। तो मैंने उसको कुछ ऐसा पॉइंट दे दिया जहाँ पे इसने उसको रटा हुआ नहीं है, इसने उसको याद नहीं किया हुआ, तो अब क्या करेगा, इसका जो आंसर होगा ना वो मतलब क्या बोलेंगे, काबिल एतमाद आंसर नहीं होगा, उसका आंसर में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हमें देखने को मिल सकती हैं, सही है। तो इसीलिए ये वाले मॉडल्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने मॉडल को जनरलाइजेशन पे मतलब उसको बनाया हुआ है तो क्या होगा, मॉडल ने असल में डेटा के पैटर्न्स को समझा होगा, ठीक है, कि किस तरह का डेटा के अंदर पैटर्न्स चल रहे हैं, और फिर क्या करेंगे, अगर हम उसको कोई न्यू डेटा देकर उससे आंसर मालूम करेंगे तो क्या करेगा, वो सही आउटपुट हमें दिखाएगा। क्लियर हो रही है बात, हाँ भाई जल्दी से बताइए, पक्का, ठीक है। तो लास्ट चीज़ कि हमारा जो मतलब लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, हम प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन हम इसको यूज़ करें, लेकिन सिंस हम फ्री में यूज़ कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे पास लिमिटेशन होती है, हम सिर्फ 1 घंटे के लिए यूज़ कर सकेंगे गूगल के सर्वर को, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। एक इनका T4 GPU आता है, GPU बहुत हाई प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जिनमें ग्राफिक कार्ड्स और बहुत हाई कन्फिगरेशन होती है। तो अगर लेट से मैंने उसको किसी मॉडल को ट्रेन करने पे लगाया इस मशीन पर, और मॉडल यहाँ पर 4 से 5 घंटे ले रहा है ट्रेनिंग करने में, अगर वही चीज़ मैं ले जाऊँगा गूगल के सर्वर पर और गूगल कोलैब पर, तो वही चीज़ हो सकता है 10 से 20 मिनट में काम हो जाए कम्प्लीट, और अच्छी लर्निंग होगी उसकी, इससे ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी हमारे कंप्यूटर से, ठीक है। लेकिन सिंस लिमिटेशन क्या है, 1 घंटे के लिए मिलेगा, तो हमें सर्वर खरीदने पड़ते हैं अलग से। जब मशीन लर्निंग करवा रहे होते हैं मॉडल्स की, तो सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो चीज़ें, सही है।
तो ये डिसीजन होता है हमारा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉडल है या सिंपल मॉडल है, उसी के हिसाब से हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं। सही है। एक और चीज़ कि अगर अपने लोकल पीसी पे मशीन लर्निंग करवाई है ना, इसका उठा के हमने क्या किया, डिप्लॉय कर दिया अपने सर्वर पर। अब एक बात समझें कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे डेटा बहुत जल्दी जनरेट हो रहा है, डेटा बहुत जल्दी जनरेट हो रहा है। लेट से मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने लेट से मोबाइल उठाया, ठीक है, या अपने लैपटॉप आपने ओपन किया, आप चले गए गूगल पे या यूट्यूब पे चले गए। अब आपने जो भी काम करना था आपने काम किया। अब 1 घंटे बाद ना आप जरा डेटा को देखिएगा, हिस्ट्री देखिएगा जरा जाके, आपने कितना डेटा जनरेट कर दिया होगा। जरा इमेजिन करें, आप कुछ भी रख लें, आप लेट से रील्स देख रहे हैं या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं या आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा का ड्यूरेशन ले लें, ठीक है, ये करके देखिएगा, आपको आइडिया हो कि आपने 1 घंटे में कितना डेटा जनरेट कर दिया। इस तरह कितने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, बहुत ज़्यादा, तो कितना डेटा जनरेट हो रहा है। और इसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारा जो मॉडल होता है ना, उसको हमें अप टू डेट रखना है। मॉडल को हमने अप टू डेट रखना है। अगर हमने मॉडल की लर्निंग आज करवाई और 1 साल तक हमने उसको अपडेट ही नहीं किया उसकी लर्निंग को, तो क्या होगा, मॉडल फेल हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं। तो इसी वजह से मॉडल को हमें कंटिन्यूसली लर्न करवाना पड़ता है चीज़ों को न्यू डेटा के हिसाब से। तो अगर हमने बैच लर्निंग की हुई है ना उसकी, मतलब अपने लोकल पे मशीन लर्निंग की हुई है, तो हमारे पास डेटा का एक्सेस नहीं होगा। डेटा का एक्सेस का है ऑनलाइन, तो उसको नहीं मिल रहा ना, सर्वर पर डिप्लॉय थोड़ी किया अपने मॉडल को, पहले हमें वो न्यू डेटा उठाना पड़ेगा, फिर अपने मॉडल को दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा। सही है, तो इसका ये ड्रॉबैक होता है ये वाला। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन मशीन लर्निंग करवाई है तो क्या होगा, आपके पास अगर डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है तो आपका मशीन लर्निंग वहीं पे आप कंटिन्यूसली न्यू डेटा से पैटर्न्स को लर्न करती रहेगी और अपने आप को अप टू डेट रखेगी। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है, आपने फेसबुक खोली, फेसबुक खोलने के बाद आपने नेट से जैकेट्स खरीदनी है, आपने एक मरतबा जैकेट सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कहीं भी सर्च कर लिया, कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो आपको गूगल पे सर्च करने के बावजूद भी फेसबुक पे एड्स देखने को मिल रहे होंगे जैकेट्स के, ठीक है। लेकिन आपने बोला नहीं, असल में इसने क्या किया, फौरन से डेटा को लर्न कर लिया। मतलब आपका जो डेटा था ना, सर्च था, एक तरह का डेटा जनरेट हुआ उससे, तो मॉडल ने क्या किया, उस डेटा को लर्न कर लिया कि अच्छा भाई यूजर की इंटेंशन क्या है अभी जैकेट खरीदने की। तो आपको फेसबुक पे देखने को मिलेंगे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट। आज करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट, बल्कि किया भी होगा आप लोगों ने शायद। लेकिन लेट से आपके माइंड में कुछ होता है, अच्छा मुझे जैकेट के अलावा शूज़ भी खरीदने हैं, ठीक है। अब आपने शूज़ सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया या आपने फेसबुक पे सर्च कर लिया। अब आप देखेंगे आपका कितना जल्दी डिसीजन चेंज हुआ, सेकंड्स में हो सकता है ना। तो क्या होगा, अब आपको मशीन शूज़ के एड्स रिकमेंड करने लगेगी, जैकेट से कम कर देगी, शूज़ के रिकमेंड करने लगेगी। समझ रहे हैं। तो कितनी जल्दी डेटा की ट्रांजिशन हो रही है, हमें इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली मशीन लर्निंग मॉडल को अपडेट रखना होता है, ताकि क्या हो सके, मॉडल हमारा फेल ना हो। अदरवाइज अगर मॉडल फेल हो गया तो मतलब फिर हम एक तरह से बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर तरीके से इसके मॉडल सीखेंगे। रिग्रेशन पे बात करेंगे। अभी हमने जनरलाइज बात करी है, रिग्रेशन क्या होती है इसको अच्छे से समझेंगे, पैटर्न किस तरह समझता है मॉडल, इसको पढ़ेंगे, और फिर उसका एक कोड बना के लिखेंगे किस तरीके से मॉडल ट्रेनिंग करता हूँ, टेस्टिंग किस तरह से होती है, ठीक है। चलिए यही एंड करते हैं इसको।